डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 11। एक ऑफिस में एक लड़का सीईओ ऑफिस में कुछ काम कर रहा था। अचानक ही उसके फोन पे कंटिन्यू कुछ नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए, जिसे सुन उस लड़की बोहे आपसे में सिकुड़ गई थी। वो लड़का अपना फोन चेक करता है जिस पे प्रोसेस के नाम से बहुत सारे फोटो आए हुए थे। जब वो इस फोटो को देखता है तो उसकी आंखों में एक अलग चमक आ चुकी थी। उसकी पकड़ उसके फोन पे काश चुकी थी। अब आगे मोक्ष अपने ऑफिस में बैठा अपने फोन पे आए नैना का मैसेज देख रहा, जिस पे लिखा हुआ, भाई ये सिंघानिया परिवार की बायोलॉजी बेटी वापस आ चुकी है। उनका नाम नित्य है। आपकी पता ये बहुत ब्यूटीफुल है। इनकी ब्लू आइज तो भाई क्या हाँ बताऊं, मतलब उनकी आंखों की देख के लगता है जैसे मैं किसी गहरे समुद्र की तरह है। ये सब पढ़ के मोक्ष के चेहरे पे चमक आ जाती है, लेकिन लास्ट वाली लाइन को पढ़ के उसके होठों पे मुस्कान आ जाती है। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरी फ्यूचर भाभी और आपकी फ्यूचर वाइफ है। उसकी इस लाइन को पढ़ के मोक्ष को ऐसा महसूस ही रहा था जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली है, क्योंकि जिस लड़की को वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था, लेकिन वो तो उसकी खोई हुई मंगेतर निकली। अभी वो इस बारे में सोच सोच खुश हो ही रहा था कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। नॉक की आवाज़ सुन मोक्ष कम इन बोलता है। उसके बाद फिर से लैपटॉप पे काम करने लगते हैं। तभी केबिन के अंदर आते हुए मयंक बोला, बॉस डॉक्टर नी की असिस्टेंट का, जिन्हें हम इतने दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आज सुबह ही हमें उनका ईमेल का जवाब आया है, जिसमें ये बात क्लियरली बोला गया है कि डॉक्टर नी कल ही सेकंड बॉस की सर्जरी के लिए कल दोपहर का टाइम का अपॉइंटमेंट है। उसकी बात सुन मोक्ष अपना सर हमें हिला देता है और बोल, कल की मेरी सभी मीटिंग को कैंसिल कर दो। और एक बात, सर्जरी की तैयारी अच्छे से करना, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही डॉक्टर नी के असिस्टेंट से बोलो कि उनका लिए हमने यहाँ ले होटल को बुक कर दिया है और उनका जितना भी एक्सपेंसेस होंगे उन्हें हम उठाएंगे। डॉक्टर नी को मेडिकल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी जीनियस माना जाता है। कहते हैं डॉक्टर नी एक बहुत बड़ी सर्जन डॉक्टर है। वो दिमाग और हार्ट सर्जरी के लिए जानी जाती है। उनके हाथों से किया हुआ कोई भी सर्जरी कभी भी फेल नहीं होता है। वो एक ऐसी डॉक्टर है जो कि अपने पेशेंट के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल होता है इनसे कांटेक्ट करके किसी सर्जरी करवाना, क्योंकि डॉक्टर नी कभी भी जल्दी बहुत से बिग शॉट भी उन्हें अपनी सर्जरी के लिए राजी नहीं करवा पाते हैं। मोक्ष और मयंक पिछले 1.5 साल से रोज एक बार डॉक्टर नी को ईमेल भेजते थे, लेकिन अब उनकी मेहनत फाइनली रंग लाए और वो लोग कामयाब हो गए हैं। डॉक्टर नी को सर्जरी के लिए हाँ बोल दिया है, जिसे अब दोनों ने रहते की सांस ली है। मोक्ष मयंक को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे ही मयंक जाने को होता है वैसे ही मोक्ष मयंक को रोकते हुए बोला, मयंक उस लड़की के बारी तलाश को रोक दो। अपने बॉस की बात सुन मयंक अपने मन में बोला, पिछले 1 साल से हमारी लेडी बॉस को ढूंढ रहे हैं और अब जब हम उनके इन्फॉर्मेशन निकलने के इतने करीब पहुंच गए हैं तो अब इन्हें उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए हो। मयंक मोक्ष की तरफ देखते हुए बोला, बॉस हम लेडी बॉस की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वो अभी अपनी बात को खत्म करता उससे पहले ही मोक्ष बोला, ठीक है उसकी फाइल को मेरे केबिन में लेकर आओ। ये बोल वो उसको जाने का इशारा करता है। उसके जाते ही रुद्र चेयर से अपनी आंखों को बंद किए हुए हेडरेस्ट से टिका लेता। हाँ, उसकी आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने कुछ फ्लैश दिखा दिया। एक लड़का मुंबई के जुहू नीचे के किनारे एक पत्थर से ठिक के खड़ा था। उसके सामने इस वक्त 10 से ज्यादा लोगों हाथों में गन लिए खड़े थे। वही वो लड़का बिना किसी एक्सप्रेशन के उनकी तरफ देख, तभी एक आदमी उस लड़की तरफ देख हंसते हुए अपने आदमी से बोला, देखो द ग्रेट बिजनेस टाइकून मोक्ष राठौड़ कैसे हमारे सामने निहत्था खड़ा है। आज तो बॉस हमसे बहुत खुश हो जाएंगे। इसी के साथ वो लोग मोक्ष पे गुण तान देते हैं। तभी वहां पे एक गन शॉट की आवाज आती है। सब लोग उस जगह देखते हैं तो मोक्ष अपने हाथ में गन लिए, उसके होठों पे डेविल स्माइल थी और वो अपने उस लाश को देख रहा जो कि अभी कुछ देर पहले उस पे हंस रहा था, जिसे वो सभी आदमी गुस्से से भर जाते हैं। और वो सभी आदमी एक बार फिर से मोक्ष पे गुण तान देते हैं, लेकिन कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहां पे एक बार फिर से गन फायर होता है और उन गुंडों में एक की चिल्लाने की आवाज आती है। तो एक बार सब उस गुंडे की तरफ देखते हैं और फिर उस दिशा में देखते हैं जहां से फायरिंग हुई थी। अब तक मोक्ष भी ड्रग्स के नशे में सोचे और समझने की सुध-बुध को खोते जा रहा, लेकिन जब उसने इस जगह देखा तो उसे एक लड़की अपने हाथों में गन लिए खड़ी दिखाई दी। उसके चेहरे पे मास्क था, लेकिन उसकी वो नीली गहरी आंखें दिखाई से रहा था। मोक्ष देख सकता था कि कैसे वो अकेले ही उन लोगों को पीट रही है, जब उस लड़की ने उन आदमियों
को मार रही थी तो किसी को शूट कर रही थी। उसकी नीली आंखें में डर नहीं था तो बस आग किसी को जला देने की। जब उस लड़की ने सब मर दिया तब वो मोक्ष को तरफ पलटी है। मोक्ष को अब तक बेहोशी होने लगा था, लेकिन फिर भी वो उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी का कोई काम नहीं आती है और वो वही बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे जब मोक्ष ने अपनी आंखों को खोलता है तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पे पता है। मोक्ष अपनी आंखों को इधर उधर देखता है जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। तभी मयंक उसके पास आते हुए बोला, बॉस अब आप कैसा फील कर रहे हैं? मोक्ष मयंक के सवाल को इग्नोर करते हुए बोला, वो लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की बॉस? मयंक ने कंफ्यूज होते हुए बोला तो मोक्ष थोड़ा गुस्से से बोला, वही लड़की जिसने कल मेरी जान बचाई थी। मोक्ष की बात सुन मयंक बोला, लेकिन बॉस कल जब हम आपको वहां लाने के लिए गए थे तो आप हमें पत्थरों के बीच में बेहोश मिले थे, आपके आसपास कोई भी लड़की नहीं थी। उसकी बात सुन मोक्ष गुस्से से बोला, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मुझे उस लड़की ने ही बचाया था। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे और कैसे करोगे, मुझे उस लड़की की सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए बस। इतना बोल वो हॉस्पिटल से निकालने लगता है। वही मयंक अपने मन में बड़बड़ते हुए बोला, एक तो जेएनज हॉस्पिटल लेकर आया, पिछले 24 घंटे से बेहोश पड़े हैं, अब होश आया भी तो पता नहीं किस लड़की के बारे में बोल रहे हैं। लगता है मैंने इन्हें इस हॉस्पिटल में लाकर गड़बड़ कर दिया है, इस अच्छी तो मैं इन्हें किसी दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। मोक्ष अभी अपनी सोच में घूम था कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है और मयंक आदर आते हुए बोला, बॉस ये रही फाइल। उसके बाद फाइल को मोक्ष के हाथ में देते हुए बोल, बॉस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लेडी बॉस का नाम नित्य है। ये पिछले 18 साल से बेदी परिवार के साथ रहती थी, लेकिन इन्हें पता चलता है कि इन्हें हॉस्पिटल से चोरी किया कि मिसेज बेदी के पास रख दिया गया था और मिसेज बेदी की बेटी को उन्हीं के गांव की केयर टेकर लेकर चली गई थी। उनका नाम उन्होंने ने सलोनी रखा है। आज से 6 महीने पहले ही सलोनी अपने बायोलॉजिकल फैमिली में वापस आई है और तब से वो लेडी बॉस को परेशान कर रही थी। उनकी मां ने तो 6 महीने पहले ही लेडी बॉस को निकल दिया था, लेकिन उस घर से हेड मतलब लेडी बॉस के दादाजी ने इस बात से इनकार कर दिया था। अभी 1 महीने पहले ही उनका डेथ हुआ है, जिस कारण बेदी परिवार ने लेडी बॉस के बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढा है और उन्हें उनके पास भेज दिया है। उनका बायोलॉजिकल परिवार सिंघानिया परिवार है और सबसे खास बात इनकी सागाई भी फिक्स हो चुकी है, लेकिन किसके साथ ही पता नहीं चला है। बॉस लेडी बॉस ने अपने एडोप्टेड परिवार में बचपन से ही बहुत कुछ झेला है। उसकी बातों को सुन मोक्ष को बेदी परिवार पे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर इस बात की उसको खुशी भी जो रही थी कि इतने साल से वो जिस लड़की अपनी सेवियर को ढूंढ रहा था आज वो उसके सामने उसकी मंगेतर बन के खड़ी है। इस बात की बहुत खुशी हो रही थी। इसी खुशी के चलते उसने मयंक को तरफ देखते हुए बोला, इस बार का तुम्हारा बोनस डबल, नाउ एंजॉय। अपने बॉस की बात सुन मयंक हैरान हो गया। उसको लग रहा उसके बॉस को सदमा लग गया है। हाँ, सदमा तो लगेगा ही न, बेचारे जिसे शादी करने का प्लान कर रहे हमारी लेडी बॉस बनाने सपना देख रहे थे वो तो टूट गया। एपिसोड 12। मयंक अपने में बदबद रहा था कि तभी पीछे से कवाक आए, मयंक क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा किसी और को दे दूं? अपने बॉस की ऐसी कोल्ड वॉइस सुन के मयंक जल्दी से बोला, नहीं नहीं बॉस प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, दो बीवियां हैं, उनका क्या होगा? क्या आप चाहते हैं मेरे बच्चे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करे? प्लीज सर। उसकी ओवर एक्टिंग देखकर मोक्ष घूर के मयंक को देखते हुए बोला, मुझे कभी पता क्यों नहीं चला कि तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारी दो बीवियां हैं और तुम्हारे बच्चे भी? क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा कब हुआ? मोक्ष ने अपनी एक आईब्रो ऊपर की ओर उठाते हुए बोला। अपने बॉस का सवाल सुन मयंक हड़बड़ा गया और फिर जल्दी से खुद को डांटे हुए बोला, धत तेरी की पागल है तू, बेवकूफ़ है तू, कैसे तू खुद को शादीशुदा बता सकता है, वो भी दो बीवी का पति? तू कब बन गया? अरे पागल, एक को तो पता ले। फिर जल्दी से मोक्ष की तरफ देखते हुए बोला, बॉस वो आज सुबह ब्रेड के साथ बटर ज़्यादा खा लिया था, इसलिए पता हूँ नहीं चला कि फ्लो में क्या बोल गया हूँ। फिर वो मोक्ष की तरफ देख बोला, बॉस प्लीज मेरी बोनस को काट मत कीजिए। उसके बाद वो वहां से ऐसे गायब हूं जैसे मिस्टर इंडिया। उसके जाते ही मोक्ष के चेहरे पे हल्की मुस्कान गई। उसकी लाइफ मयंक उसके छोटे भाई के जैसे था, कहने को तो दोनों दोस्त है और दुनिया के नज़र में बॉस और एम्प्लॉय, लेकिन मोक्ष के लिए मयंक वो इंसान है जो कि हमेशा से उसके साथ था। उसकी परेशानी में भी इसका कभी नहीं छोड़ता था, इसलिए उसने कभी भी मयंक को ज़्यादा डराया नहीं था, जिस कारण वो उसके सामने कुछ भी बोल देता था। दूसरी तरफ इंडिया में नित्य घर से बाहर निकल रही थी, तभी स्नेहा उसके रास्ते में आते हुए बोली, नित्य दी आप कहाँ जा रही हो? अगर आप फ्री हो क्या आप? उद्धरण चिन्ह, नहीं मुझे काम है और मैं अभी फ्री नहीं हूँ, नित्य ने स्नेहा के बात को खत्म होने से पहले ही रूखे स्वर में कहा। तभी स्नेहा अपने चेहरे को ऐसा बना लेती है जैसे कि उसके कितना गलत हुआ हो। अपने चेहरे पे उदासी के भाव लाते हुए बोली, नित्य दी क्या आप मुझे पसंद नहीं करती है?
मैं तो बस आपसे इतना पूछ रही थी, क्या आप मेरे साथ शॉपिंग पे चल सकती है? मैं आपको यहाँ पे घूमने के लिए ले जाना चाहती हूँ, और एक आप है जो कि मेरी बात पूरी होने से पहले ही मुझे मना कर रही है। हाँ, मुझे पता है कि बचपन में आपके साथ गलत हुआ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे भी पेरेंट्स नहीं, मैं भी तो अनाथ हूँ ना। उसकी बात सुन नित्य ने उसकी तरफ देखा, तभी पीछे से आवाज आई, स्नेहा ये तुम क्या बोल रही हो? नित्य के पास सच में टाइम नहीं है। उसकी एक फ्रेंड है जो कि इस वक्त बीमार है और उसी से मिलने के लिए नित्य जाती है। स्नेहा ने नित्य के पीछे राधिका जी को देखा जो कि अभी तक सोफे पे बैठ के कॉफी पी रही थी, फिर अपनी चेहरे पे उदासी के भाव लिए बोली, लेकिन मॉम कल मैंने नित्य दी को जो कपड़े पहनने के लिए दिया था, उन्होंने ने वो भी नहीं पहना था। मैंने कितने प्यार से नित्य दी के लिए वो कपड़े लाए थे। उसकी इस बात के नित्य ने बिना किसी भाव के बोली, वो कपड़े मेरे पहने लायक नहीं थे स्नेहा, अगर तुम्हें मुझे गिफ्ट करना होता तो तुम्हें पहले मेरे पसंद और मेरी चॉइस के बारे में पूछना चाहिए था, क्योंकि जो कपड़े तुम मेरे लिए लाई थी वो एक ब्लैक शॉर्ट ड्रेस थी जो मैं कभी नहीं रहती हूँ। ऊपर से वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड नजर आ रहा था, जिसे मैं कल के दिन में अगर पहनती तो मुझे एम्ब्रास होना पड़ता। नित्य की बात सुन स्नेहा अपने मन में बोली, ये गवार कुछ ज़्यादा ही तेज निकली, मेरी पूरी प्लानिंग खराब कर दी कल रात की, और इसके लिए कपड़े खरीदने जाए मेरी जुट्टी। फिर नित्य की मिंगिरी करते हुए बोली, तुम्हें मेरे लिए कुछ लेना है तो पहले मेरी पसंद और चॉइस के बारे में पता कर लो। आय बड़ी मुझे अपना पसंद और चॉइस बताने वाली हूँ। तभी राधिका जी स्नेहा की देखते हुए बोली, बेटा अब तो नित्य ने सब कुछ क्लियर कर दिया ना। अपनी मॉम की बात स्नेहा ने अपने चेहरे पे झूठी स्माइल लाते हुए बोली, कोई बात नहीं मॉम, मैंने ही नित्य दी को गलत समझ लिया है। मुझे लगा वो साड़ मुझे पसंद नहीं करती है, इसलिए उन्होंने मेरे ड्रेस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, लेकिन मैं फ्यूचर में नित्य दी की पसंद का पूरा ख्याल रखूंगी। स्नेहा की बात सुन राधिका जी उसके गाल पे हाथ रखते हुए बोली, मुझे यही उम्मीद है कि तुम दोनों बहनों की तरह रहो। नित्य स्नेहा की तरफ देख रही थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कैसे ऐसे लोग को ही भगवान इतने मासूम चेहरा दे देता है किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अभी के लिए नित्य के सामने एग्जाम्पल के तौर पे स्नेहा थी, जो कि अपने चेहरे पे मासूमियत लिए नित्य को नीचे गिराने की सोच रख रही थी। नित्य ने स्नेहा की तरफ से अपना ध्यान हटा लिया, फिर अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोली, मॉम मुझे अब जाना होगा, लेट हो रहा है। ये बोल वो चली गई और अपने पीछे छोड़ गई स्नेहा को, जो कि गुस्से उसे ही घूरे जा रही थी, क्योंकि उसने सोचा था वो नित्य को अपनी मॉम के आंखों के सामने थोड़ा नीचे गिरा सकती है। स्नेहा अपने मन में बोली, भले आज मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकी, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इसी के साथ उसके जे होठों पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। इधर नित्य विला से निकल अपने कार में बैठ निकल जाती है। लगभग 1 घंटे बाद नित्य की कार एक बड़े से विला के पास आकर रुकती है। वो विला जंगल अंदर बीचों बीच बना हुआ था, यहाँ पे अनजान लोगों को आना साफ मना था। नित्य अपने कदम को विला के अंदर ले जाने के बेजह वो अपने कदम को विला के गार्डन से होते हुए विला के पीछे बढ़ा देती है। विला के पीछे आते आते ही कुछ गार्ड्स अपना सर झुका के नित्य को गीत करते हैं। नित्य भी उनकी तरफ देखते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी वहां पे राज और वीर आ जाते हैं। राज नित्य की देखते हुए बोला, बॉस पेशेंट के दोस्त ने हमें ईमेल भेजा है, उन्होंने ने वहां पे हमारे रहने खाने का पूरा ध्यान रखा है। उनकी बातों को सुन नित्य अपना सर जा में हिला देती है। फिर वो वीर की तरफ देखते हुए बोली, वीर मुझे पेशेंट की पूरी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। एपिसोड 13। वीर बोला, बॉस मैंने पेशेंट की रिपोर्ट आपको सेंड कर दी है। उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। नित्य भी अपने प्राइवेट जेट में बैठ जाती है। थोड़े टाइम बाद उनका जेट उड़ान भरता है। नित्य अपनी सीट पे बैठ उस रिपोर्ट को पढ़ने लगती है जो कि वीर ने उसे ईमेल की थी। पेशेंट का नाम अक्षय सिंह है, उम्र अभी 24 साल थी। उसको हेड के एक हिस्से में गोली फंसी हुई थी। उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, अगर जल्द से जल्द उसकी सर्जरी नहीं हुई तो आने वाले 1 महीने में उसकी जान भी जा सकती है। नित्य अभी उसकी रिपोर्ट पढ़ ही थी कि तभी उसके फ़ोन में कुछ नोटिफिकेशन आता है। नित्य अपना फ़ोन चेक करती है जिसपे किसी रजत नाम के इंसान का मैसेज आया था, बॉस किसी ने हमारे होटल की ज़मीन पे कैसे किया है कि हमने उस ज़मीन को इलीगल तरीके से खरीदा है। अब क्या करना है, क्योंकि सामने वाले पार्टी ने हमें लीगल नोटिस भेजा है जिसमें हम 1 महीने का टाइम मिला है, या तो हम इस होटल को उनको दे दें या फिर इस ज़मीन को खाली कर दे। मैंने आपको वो नोटिस मेल कर दिया है। उसकी इस मैसेज को पढ़ के नित्य ने कोई जवाब नहीं, सिवाय इतना कि पता करो कौन है वो, मेरे पेरिस से आने तक उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि नित्य ने इस ज़मीन को डायरेक्ट ओनर से खरीदा है और अब कोई भी आके उस पर अपना क्लेम नहीं कर सकता है। उसका मैसेज पर रजत ने ओके में जवाब दे देता है।
नित्य अपनी सीट पे हेडरेस्ट से सिर को टिका अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी उसकी आंखों के सामने एक फ्लैश चलने लगता है। अपनी पिछली जिंदगी में नित्य ने अक्षय के सर्जरी के लिए मना कर दिया था, जिसके कारण 1 महीने बाद ही अक्षय की मौत हो जाती है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उसके कुछ हफ्तों बाद ही नित्य की मुलाकात नैना से होती है और फिर उसकी एक फ्रेंड्स भी होती है। नित्य के घर में किसी को नहीं पता था कि वो डॉक्टर नी है। नैना और नित्य की जब अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है तो नैना नित्य को एक लड़की मिलवाती है। उसका नाम रेवा होता है, जो कि अक्षय को गर्लफ्रेंड होती है। नित्य के बॉन्ड नैना और रेवा के साथ बहुत अच्छा बने लगता है। उस वक्त नित्य को पता चलता है कि रेवा और अक्षय रिलेशनशिप में थे, लेकिन अक्षय की हेड के में जो गोली फंसी हुई थी उसका टाइम पे प्रॉपर सर्जरी ना होने के कारण से उसका डेथ हो जाता है। रेवा उसको भूलने के लिए ही नित्य और नैना के साथ होती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिस कारण नित्य और रेवा के 1 हफ्ते की फ्रेंडशिप के बाद ही रेवा 25 माले के बिल्डिंग के जंप करके सुसाइड कर लेती है। नित्य रेवा की मौत का खुद को जिम्मेदार मान लेती है। अगर वो उस वक्त उसकी सर्जरी कर देती और स्नेहा के पीछे नहीं उसके साथ वो सो कॉल्ड बहन वाला रिश्ता नहीं बनती, तो आज रेवा और अक्षय अपनी लाइफ में खुश होते। इसी सोच के साथ नित्य ने मन बना लिया था कि इस बार एक कुछ भी ऐसा नहीं होने देगी। इस बार वो अक्षय को बचेगी और रेवा को उसकी खुशी देगी। नित्य को तभी राज की आवाज़ सुनाई देती है, बॉस हम पेरिस पहुंच गए हैं, चलिए नीचे, गाड़ी रेडी है। उसकी बात सुन नित्य अपनी आंखों को खोल देती है और अपने चेहरे पे मास्क और कैप लगा के जज से नीचे आती है। तभी उसके सामने कुछ ब्लैक रोल रॉयल्स आके रुकती है। राज नित्य के कार का डोर ओपन करता है। नित्य बैक सीट पे बैठ जाती है। 1 घंटे के सफ़र के बाद उनकी होटल ब्लू डायमंड के लिए आगे रुकती है। राज जल्दी से बाहर आते हुए कार का डोर ओपन कर देता है। नित्य ने राज की तरफ देखते हुए बोली, मेरा रूम नंबर क्या है? उसका सवाल सुन राज ने जल्दी से आगे आते हुए बोला, बॉस हमारे लिए होटल का सबसे लग्जरी रूम बुक है, वो रूम इस होटल की टॉप फ्लोर पे है। उसके बाद दोनों वहां से सीधा लिफ्ट की ओर चले जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों अपने अपने रूम में होते हैं। नित्य रूम आते ही सबसे पहले शॉवर लेती है, उसके बाद सीधा बेड पे जाकर सो जाती है। क्योंकि कल दिन बहुत बड़ा था, उसको जो सर्जरी करना था उसके लिए उसको टेस्ट करना जरूरी था। अगले दिन के हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स इधर उधर कर रहे थे, क्योंकि अब तक सबको पता चल चुका था आज की सर्जरी डॉक्टर नहीं करने वाले हैं। इसलिए सब डॉक्टर एंट्रेंस पे खड़े उनके आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में वहां पे एक ब्लैक रोल रॉयल आकर रुकती है। वो कार मोक्ष थी, जो कि उसने पर्सनली डॉक्टर नी को लेने के लिए भेजी थी। सबसे पहले कार से राज बाहर निकलता है। इस वक्त उसके चेहरे पे मास्क था, जिसे उसकी ग्रीन आइज बस नजर आ रही थी। वो जल्दी से बैक सीट पे जाता है और वहां का दरवाजा खोलता है। सब लोग एक तक बस दरवाजे की तरफ देख रहे थे। सब लोग इस बात को जानने के उत्सुक थे, आखिर डॉक्टर नी कौन है और वो कैसी दिखती है, उनकी आगे क्या होगी। ऐसे कई सवाल वहां खड़े इंसान में था, लेकिन लोग बस इंतजार करने के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जैसे सब लोगों ने अपने सामने कार से उतरते हुए इंसान को देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उन सभी के चेहरे पे शोक साफ नजर आ रहा था। कुछ लोग तो बार बार अपनी आंखों को मल रहे थे, ये चेक करने के लिए कि वो अपने सामने जो नजर देख रहे हैं वो सच है या झूठ। मतलब अब उन्हें अपनी जिंदगी पे ही सवाल उठा रहे थे। उनकी आंखों के सामने एक 18 साल की लड़की चेहरे पे मास्क लगाए खड़ी थी। तभी एक डॉक्टर आगे आते हुए राज से बोला, सर क्या आप प्लीज़ अपनी बहन के साथ एक साइड हो सकते? एक्चुअली अभी हरे हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी डॉक्टर नी आने वाली है, हम सब उनका स्वागत करने के लिए ही खड़े हैं। उनकी बात सुन राज एक नज़र नित्य को देखता है, फिर अपने मन में बोला, मेरी बॉस मेरी बहन बन गई कब? और फिर डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, बेचारा डॉक्टर नी इसके आंखों के सामने खड़ी है और ये हमें ये से भेज रहा है। अफसोस ये लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं वो तो आ चुकी है, लेकिन इनसे नहीं मिलेगी। उसके बाद वो अपना सर हमें हिला देता है और नित्य को लेकर अंदर चला जाता है और ड्राइवर को पार्किंग एरिया में भेज देता है। अंदर जाते ही राज रिसेप्शन पे जाता है और रिसेप्शनिस्ट से सवाल करते हुए बोला, अक्षय सिंह का वार्ड नंबर क्या है? उसका सवाल सुन नर्स बड़े ही पॉलिटी बोली, सर उनका वार्ड टॉप फ्लोर के वीवीआईपी वार्ड में है। उसकी बात सुन राज अपना सर हिला देता है, फिर नित्य को चलने के लिए कहता है। थोड़े टाइम में वो लोग टॉप फ्लोर पे थे। नित्य और राज जैसे ही लिफ्ट से बाहर आते हैं, नित्य की नज़र वहां पे खामोश बैठी लड़की पे चली जाती है, जिसे देख उसे खुशी हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसके सामने बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि रेवा होती है, लेकिन जल्दी ही अपने इमोशन को छुपा लेती है। वहां और भी लोग मौजूद होते हैं जो कि नित्य के लिए अनजान थे। तभी किसी आहट सुन वो सभी लोग सामने की ओर देखते हैं। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 24 या 25 साल होगी, वो नित्य के आगे खड़े हो जाता है।
उस लड़के की नित्य के हाइट से लंबी होती है, जिस कारण वो अपना सर ऊपर करके देखती है, जिसे उसकी घड़ी नीली आंखें किसी पानी की तरह साफ नजर आने लगी थी। वही उसके सामने वाले लड़के की आंखें जैसे ही उसके मास्क वाले चेहरे पे पड़ी तो उसकी आंखों में एक अलग चमक दिखाई देने लगी थी, जैसे उसे कितना बड़ा खजाना मिल गया हो। एपिसोड 14। नित्य के सामने इस वक्त मोक्ष खड़ा होता है, उसी के पीछे उसका असिस्टेंट मयंक होता है। मयंक जब नित्य को देखता है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकलता है और फोटो गैलरी में जाता है और एक फ़ोटो पे क्लिक करता है। वो एक बार उस फोटो को देखता है और एक बार नित्य को उसको यकीन हो जाता है कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है ये वही है जिसे उसके बॉस पिछले 1.5 साल से ढूंढ रहे हैं। सामने खड़ा मोक्ष के दिमाग में चल रहा था कि शायद वो यहाँ उसे मिलने आए हैं, क्योंकि वो उसकी मंगेतर जो थी। मोक्ष तो नित्य को उसकी आंखों से ही पहचान गया था। वो अभी कुछ नित्य से बोलता उससे पहले ही मयंक आगे आते हुए बोला, एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप हमें बता सकती है कि आप कौन हैं और यहाँ पे क्या कर रही है? शायद आप गलती से गलत जगह आ गई है। नित्य अभी कुछ जवाब देती उसे पहले ही वार्ड का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर बाहर आते हुए बोला, मिस्टर राठौर, जैसा कि आपने कहा था मिस्टर सिंह की सर्जरी की तैयारी हो चुकी, अब बस डॉक्टर नी का आने का इंतजार है, उसके बाद हम सर्जरी शुरू कर सकते हैं। उसकी बात सुन मयंक जल्दी से अपना फ़ोन निकाल नीचे डॉक्टरों के हेड को कॉल करता है और उनसे कुछ बातें करने के बाद कॉल कर देता है और मोक्ष की तरफ आते हुए बोला, बॉस डॉक्टर नी अभी तक नहीं आए हैं। जैसे ही उसने अपनी बात को खत्म किया वैसे एक आवाज़ आई, किसने बोला? डॉक्टर नी भी आई। सब उस तरफ देखते हैं जहाँ एक हैंडसम लड़का आ रहा था। उसके हाथ में इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में पहने वाले यूनिफॉर्म था। वो उस कोट को नित्य के पास लाते हुए बोला, बॉस या आपका यूनिफॉर्म, फिर एक तरफ इशारा करते हुए बोला, आप उधर जाके चेंज कर सकते हैं। वो लड़का राज था। जब नित्य और राज लिफ्ट से बाहर निकले तब राज जल्दी से जाके से हॉस्पिटल से ऑपरेशन थिएटर में पहने वाला कपड़े लेने चला गया था, इसलिए उस किसने ने उसे देखा नहीं था। राज का अक्सर ऐसा ही करता था, वो अपने हाथ से टी का ड्रेस लेने चला जाता था, क्योंकि उसके बॉस की एज और हाइट को देखकर पहले को उनका स्वागत करने आने वालों का रिएक्शन होता है, जिसे देख उन्हें उन लोगों ये सब समझना होता था, जो कि नित्य को पसंद नहीं था। नित्य का मानना था कि काबिलियत एज से नहीं मेहनत से परखनी चाहिए, इसलिए वो लोग नीचे डॉक्टर्स के स्वागत सेरेमनी को छोड़ ऊपर आ गए थे। वही राज की बात सुन और नित्य की हरकत सभी लोग शौक हो गए थे। मोक्ष, मयंक और उस डॉक्टर को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला था। तभी मयंक जल्दी से होश में आते हुए बोला, ओ हेलो मिस्टर, ये आप क्या बोल रहे? उस लड़की को देख के ऐसा लगा था जैसे वो कोई 18 साल की होगी। इतनी सी उम्र है उसकी और तुम कह रहे हो कि वो डॉक्टर नी? बोलते बोलते उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई, क्योंकि राज ने उसके सामने डॉक्टर नी की आईडी को कर दिया था, जिसमें उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उस आईडी को देखने के बाद वहां पे मौजूद सभी लोगों के मुंह पे टैप लग चुका था। तभी नित्य चेंजिंग रूम से बाहर आती है। इस वक्त भी उसके चेहरे पे मास्क था। वो डॉक्टर के पास आते हुए बोली, मिस्टर गुप्ता, आई थिंक हमें सर्जरी को शुरू कर देने चाहिए। उसके बाद वो एक नज़र रेवा को देखती है, जो उसको ही आस भरी निगाहों से देख रही थी। मिस्टर गुप्ता, राज और नित्य के वहाँ कुछ स्टाफ को भी इस सर्जरी में असिस्ट करने के लिए सेलेक्ट किया गया था। मोक्ष वार्ड के बाहर खड़े थे और अंदर की तरफ देख रहा था, जहां पे नित्य डॉक्टर से कुछ डिस्कस कर रही थी। उसकी नीली आंखें साफ थी, उनमें कॉन्फिडेंस था। उसके आसपास से निकलता ऑरा ऐसा लग रहा जैसे कि सब कुछ उसके हाथ में है। मोक्ष के चेहरे पे अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वही मयंक रेवा के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, छोटी तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ। और देख, अब तो डॉक्टर नी भी आ गई है ना, तुझे पता है ना, डॉक्टर नी को लोग एक मैजिकल डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं। उसकी बात सुन रेवा अपनी सुनी आंखों से उसकी तरफ देख रही, जैसे कह रही हो, क्या डॉक्टर नी सच में मेरे अक्षय को ठीक कर देगी? उसको कुछ होगा तो नहीं ना? उसके आंखों में देख रहे सवाल को समझ मयंक ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया था। उसे रेवा की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। जब से अक्षय की ये हालत हुई है तब से रेवा ने बोलना बंद कर दिया था। उसके आवाज को सुने मयंक को 3 दिन से ऊपर हो गया था। अब तक सभी डॉक्टर की टीम भी वहां पे आ चुकी थी। वो लोग पिछले 2 घंटे से उस जगह पे खड़े डॉक्टर नी के आने का इंतजार कर रहे थे। एक डॉक्टर आगे आते हुए बोला, मिस्टर राठौर, मुझे लगता है आपको इन बार डॉक्टर नी के असिस्टेंट से कांटेक्ट करना चाहिए। हम लोग कब से उनका आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनके आने की खबर नहीं मिली है हमें। उनकी बातों को सुन एक और डॉक्टर कुछ बोलता, उसे पहले ही उसकी नज़रों टी के ऊपर जल रही उस रेड लाइट पे जाती है, जिसे देख वो हैरान होते हुए बोला, मिस्टर
राठौर डॉक्टर नी तो आए नहीं, फिर ये सर्जरी कौन कर रहा है? आपको पता है ना पेशेंट की हालत कितनी क्रिटिकल है, इस केस की सक्सेस रेट बहुत कम है, इसलिए प्लीज अंदर जो भी उसको बोलिए कि अभी के अभी सर्जरी को रोक दे, क्योंकि ये सर्जरी उस पेशेंट के लिए खतरा बन जाएगा। एक गलत मूव उस पेशेंट। डॉक्टर अभी आगे कुछ बोलता उससे पहले ही मोक्ष ने अपनी कर्कश आवाज में अक्षय की सर्जरी डॉक्टर नी कर रही है। ये आवाज मयंक थी जब उसने देखा कि कैसे सभी डॉक्टर एक एक करके अक्षय के ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन को बात है वैसे वैसे रेवा की हालत बिगड़ रही थी, जिस कारण उसे डॉक्टर पे गुस्सा आने लगा था। वही जब सभी डॉक्टर ने उसकी बात सुन तो सब लोग हैरान हो गया थे, क्योंकि किसने ने भी डॉक्टर नी को ऊपर आते हुए नहीं देखा था, इसलिए सभी डॉक्टर एक साथ ऑपरेशन थिएटर के डोर से अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर नी कौन है। सबके चेहरे पे सर्जिकल मास्क लगा हुआ था और वहां पे बस एक लाइट चल रही थी जो कि ऑपरेशन बेड के आसपास रोशनी कर रही थी। एपिसोड 15। अंदर सभी डॉक्टर्स अक्षय के हेल्थ पे नजर रख थे। कोई भी अपने अपने काम में किसी भी तरीके से गलती नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनकी एक गलती उनके करियर के साथ साथ उनकी जिंदगी को तबाह करने की ताकत रखता है। क्योंकि मोक्ष ने सभी डॉक्टर्स को धमकी दी हुई थी। नित्य इस वक्त इस सर्जरी को परफॉर्म कर रही, वही उसके बगल में राज खड़ा था जो कि उसको असिस्ट कर रहा था। बाहर खड़े डॉक्टर्स की टीम ने जब देखा कि एक छोटी लड़की इस सर्जरी को कर रही है तो सबके पैरों से जमीन खिसका गई थी। वही उन डॉक्टर्स की टीम में एक फीमेल डॉक्टर ने अंदर की तरफ देखते हुए बोली, सर इस लड़की को देखकर ऐसा लगता जैसे कि वो 18 या 19 साल की होगी। वो इतनी कम उम्र में ऐसी सर्जरी को परफॉर्म कैसे कर सकती है? उसकी बात सुन अब सभी डॉक्टर्स की नज़र इस लड़की पे गई जो को पूरी फोकस के साथ सर्जरी कर रही थी। अचानक ही ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट के वेंटिलेटर से बीप बीप की आवाज आने लगी। इस आवाज को सुनते सभी को जल्दी से अक्षय के आपस खड़े होकर उसको चेक करने लगे। तभी उस रूम नित्य की कर्कश मगर कोल्ड वॉइस सुनाई दी, पेशेंट को ब्लड की जरूरत है। ये सुनते ही राज जल्दी से अक्षय को ब्लड चढ़ा देता है। नित्य फिर एक बार सर्जरी में बसी हो जाती है। वो सर्जरी लगभग 5 घंटे तक बिना रुके चलता रहा। थोड़े ही टाइम बाद ऑपरेशन थिएटर का डोर ओपन हुआ और नित्य अपने चेहरे से सर्जिकल मास्क निकलते हुए बाहर आए। उसके चेहरे पे इस वक्त थकावट साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसने उसको अपनी बॉडी पे हैवी नहीं होने दिया। उसके बाहर आते ही सब डॉक्टर उसके पास आए। कुछ डॉक्टरों टी से नित्य के पीछे पीछे बाहर आए। नित्य मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, अब वो खतरे से बाहर है। उनकी बात सुन रेवा, जो अब किसी घूम-शूम बच्चे की तरह बैठे हुए एक तक बस उसो टी के ऊपर के रेड लाइट को देख रही थी, वो जल्दी से अपनी जगह पे खड़े होते हुए नित्य के गले लग जाती है। सभी लोग ये देख हैरान थे, क्योंकि ये सीन कभी भी किसी भी डॉक्टर के साथ शायद ही होता है। रेवा नित्य को टाइट हग करते हुए बोली, थैंक यू डॉक्टर नी, आपने मेरे अक्षय को बचा लिया। अगर उसे कुछ होता तो शायद मैं जी नहीं पाती। थैंक यू सो मच। अगर फ्यूचर में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कांटेक्ट कर सकती है। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नित्य रेवा की पीठ पे हाथ फेरते हुए उसको शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, आपको मुझे थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और अगर हम किसी का केस अपने हाथ में लेते हैं तो ये हमारा फ़र्ज है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें उस इंसान की ज़िंदगी को बचाने में। उसके बाद वो रेवा को खुद से अलग करती है। मोक्ष जल्दी से रेवा को पीछे खींच लेता है, जिसे सब थोड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अजीब था। मोक्ष सबकी नज़रों को इग्नोर करते हुए बोला, डॉक्टर नी अक्षय को होश कब तक आएगा? उसकी बात सुन नित्य ने उसकी तरफ देखते हुए बोली, देखिए मिस्टर, ये एक हेड सर्जरी था, उन्हें लगभग 3 से 4 दिन में होश आ जाएगा, क्योंकि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही है। मैंने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है उस मेडिसिन से उन्हें 48 हॉर्स में होश आ जाएगा। लेकिन आप लोग को एक बात याद रखना होगा कि उन्हें किसी भी तरीका टेंशन और अपने सर में ज़्यादा जोर नहीं देने हैं, और जितना हो सके उन्हें सोना होगा ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। उनकी बात सुन सब लोग बस अपना सर हिला देते हैं। उसके बाद नित्य वहां से जाने को होती है कि तभी मोक्ष मयंक को कुछ इशारा करता है, जिसे समझ वो आगे आते हुए एक ब्लैक चेक बढ़ते हुए बोला, डॉक्टर नी, ये हमारी तरफ से आपकी फीस, आपको जो भी अमाउंट चाहिए इसमें आप फील कर सकती है। आपको फ्यूचर में जब भी हमारी मदद चाहिए होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकती है, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। उनकी बात सुन और उस ब्लैक चेक को देख वहां मौजूद सभी डॉक्टर के चेहरे एक जलन दिखाई दे रही थी, क्योंकि वहां पे ऐसे बहुत से डॉक्टर्स थे जो कि हमेशा से मोक्ष राठौर का फेवर जीतना चाहते थे, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इस छोटी सी लड़की ने ये कर दिखाया है। नित्य ने मयंक को तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू फॉर दिस, लेकिन मैं इससे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। उसकी बात सुन मोक्ष बोला, नहीं डॉक्टर नी, आपने जिसकी जान बचाई है वो इस ब्लैक चेक से भी ज़्यादा कीमती है हमारे लिए, इसलिए आपको इससे एक्सेप्ट करना ही होगा।
नित्य भी अब उन्हें ज्यादा माना नहीं करती है और उस चेक को लेकर राज की तरफ दे देती है और वहां से जाने लगती है। तभी एक डॉक्टर जल्दी से भागते हुए आता है और डॉक्टर नी के सामने घुटने के बल बैठे हुए बोला, डॉक्टर नी प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए प्लीज डॉक्टर नी, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। लेकिन वो अभी उसका पैर को छू भी पता उससे पहले ही दो हाथ उसको पीछे खींच लेते हैं। ये दोनों कोई और बल्कि राज और मोक्ष थे। राज उस डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, ओ अच्छा, तो अब आपको माफ़ी चाहिए। किस लिए माफ़ी चाहिए आपको? हाँ, आज आपने जो किया है ना, उससे उस पेशेंट की जान जा सकती थी ब्लड की कमी की वजह से। अगर उस वक्त डॉक्टर नी ने उस टाइम पे चेक नहीं किया होता तो आपको पता है आपकी उस पेशेंट की जान जा सकती है। आप जैसे लापरवाह डॉक्टर की इस फील्ड में कोई जगह नहीं है। जो इंसान सर्जरी के वक्त किसी और ख्याल में खोया हो उसको डॉक्टर बनने और कहलाने कोई हक नहीं है। आज से आपको इस फील्ड से बैन किया जाता है। उसके बाद वो नित्य के साथ वहां से जाने लगता है। उसके पीछे पीछे मोक्ष भी मयंक को कुछ इशारा करके वहां से निकल जाता है। लिफ्ट में राज और नित्य खड़े होते हैं। राज लिफ्ट में पहुंच सीधा ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करता है। अभी लिफ्ट बंद होती उससे पहले एक चमचमाता जूता लिफ्ट के डोर के बीच में आते ही दूर को बंद होने से रोक लेता है। नित्य और सामने की तरफ देखते हैं जहां पे मोक्ष खड़ा था। मोक्ष लिफ्ट में आता है और एक घूरती हुई नज़र से राज को देखता है, जैसे वो नित्य का असिस्टेंट न होकर मोक्ष का सौतन हो। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।